हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस। ज्योमेट्री का ये सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया है। इसका प्रैक्टिस सेट 2.1 का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बेसिक्स कराए जो आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखे थे, और कुछ नए प्रॉपर्टीज जो 9th स्टैंडर्ड के वो भी मैंने आपको करा दिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक लिंक आएगा, वो लिंक में जाके आप इसका फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज हम इसका सेकेंड लेक्चर करेंगे। अब नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि चैप्टर शुरू करके सारे थ्योरम सिखाते हैं। थ्योरम सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर उनको चैप्टर डिफिकल्ट लगने लगता है। तो इसके जो थ्योरम की प्रॉपर्टीज है ना, पहले वो समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे, फिर हम थ्योरम देखेंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज हमने यूज की कैसे आई है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको थ्योरम अच्छा लगा, थ्योरम आता है, लेकिन थ्योरम करते करते आप इतना थक गए कि प्रैक्टिस सेट आपको समझ में ही नहीं आया। ओके, तो इसके थ्योरम्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम इंप्लीमेंट करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म करके वो 3 थ्योरम्स जो है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो थ्योरम की प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। थ्योरम पढ़ के कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थ्योरम जो लाइन लिखी होती है ना 2-3, वो इतनी कंफ्यूजिंग होती है ना, जिसने थ्योरम बनाया है ना उसको ऐसा लगता है यार मैं सीधा साधा लिख दूंगा तो बच्चों को लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बनाते हैं कि देख के ऐसा लगता है भाई इसने तो क्या मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया है। लेकिन सिंपल सा थ्योरम है। क्या लिखा है? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन दिया है और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड, इस साइड भी ट्रांसवर्सल के और इस साइड भी, दोनों साइड, ईदर मतलब बोथ साइड्स, ये वाला और ये वाला, दोनों साइड, ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब इंटीरियर एंगल्स कहाँ बन रहा है? देखो, एक यहां बन रहा है, 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 टोटल 4 है। उसने क्या बोला? इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड, मतलब ए और बी एक साइड पे है, डी और सी एक साइड पे है, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री आएगा। तो इस थ्योरम का मतलब क्या है? वो बोल सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंड दूसरी साइड कौन है? सी एंड डी है ना, तो अपन बोल सकते हैं सी प्लस डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज। मतलब आपको कहीं पे भी लाइफ में दो पैरेलल लाइंस दिखी और उसके ऊपर से एक ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पे देखो, एक साइड पे ए और बी जो है वो सप्लीमेंट्री है, और दूसरे साइड पे सी एंड डी है वो भी सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो आप ये रीजन लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स हैं और ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ये मस्ती करेगा ना, आगे प्रैक्टिस सेट में एक वैल्यू देगा दूसरा नहीं देगा, तो वो गेम खेलेगा, तो हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके जो वैल्यू नहीं दिया है वो वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये इंटीरियर एंगल्स वाला था, अब हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट देखो, द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस कौन? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब बोल रहा है अगर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइंस है। एफ कहाँ पे बन रहा है? देखो ये एफ दिख रहा है आपको, है ना? एफ टी दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन उल्टा एफ समझ सकते हो ना इसका। तो इसके अंदर ये एक एंगल है और ये एक एंगल, ये वाला मत लेना सी, मैंने आपको बताया था ना एफ होगा तो उसके अंदर का ये दोनों एंगल लेना है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा? ए एंड बी इक्वल है। बस यही बोल रहा है कि अगर आपको कहीं पे दिखा दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। आ गया समझ में? जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना बच्चों, उसमें ये जो आर्म होता है ना एंगल का, देखो ये दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनका आर्म देखो, ये वाला पैरेलल लाइन पे है, ये वाला पैरेलल लाइन पे, तो वो एक आर्म हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होगा। दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक आर्म हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आगे 3-4 लाइन ऐसे बना दिया ना तो कंफ्यूज करने के लिए वो करेगा, हम लोग टेंशन लेंगे नहीं। करेस्पॉन्डिंग एंगल का एक आर्म ट्रांसवर्सल पे होगा, देखो यहाँ पे ये वाला आर्म ट्रांसवर्सल पे है दोनों का, और ये वाला आर्म पैरेलल है। 3-4 लाइन होगी तो टेंशन लेने का नहीं। ओके, चलो ऑल्टरनेट एंगल्स देखते हैं। अब यहाँ पे एक और टाइम पास। ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस उनका ट्रांसवर्सल आर ऑफ इक्वल मेजर्स। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स कहाँ दिख रहा है? देखो ये Z दिख रहा है आपको, तो एक एंगल D एक एंगल B। तो वो बोल रहा है अगर पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल से जो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों इक्वल है। कौन कौन? B एंड D। ये C देख के टेंशन मत लो, C क्यों यूज किया है? ताकि आगे जाके जब आपको
प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करना है, थ्योरम प्रूव करना है, तब वो सी काम आने वाला है। अभी सिर्फ ये डी और बी को देखो, ठीक है। तो ये जेड जो बन रहा है दिख रहा है। अभी आप देखेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल का एक आर्म ट्रांसवर्सल पे है, दिख रहा है, ये वाले एंगल का ये आर्म, ये वाले एंगल का भी यही आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है, और दूसरा जो आर्म है, जो दूसरा हाथ है एंगल का, वो पैरेलल है एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल में था वैसे ही एक हाथ एक ही ट्रांसवर्सल पे होगा और दूसरा हाथ पैरेलल होगा। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ गई। अगर ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट, और अगर इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री, एक साइड के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पे सी और बी इंटीरियर एंगल है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब आप सी प्लस बी 180 डिग्री बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस दिए हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल दिया है, तो 8 एंगल्स बन रहे हैं, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या था, एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन है तो एक साइड के इंटीरियर एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल के ये साइड वाले कौन कौन है, डी एंड ई, ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो मुझे मिलेगा डी प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा ना सब। और इस साइड वाले इंटीरियर एंगल कौन है, सी एंड एफ, तो सी प्लस एफ भी 180 डिग्री होगा। ओके, तो ये था इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग ऑल्टरनेट एंगल का करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी क्या था कि अगर दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल है तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखो ये z बन रहा है यहाँ पे, एंगल C एंड एंगल E इक्वल। देखो उनका एक हाथ ट्रांसवर्सल के ऊपर है और दूसरे दो हाथ जो है उनके एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। तो ये C इक्वल टू E आ जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, ये वाला भी तो z बन रहा है ना, मैंने आपको बताया था उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी z होना चाहिए। ये देखो D एंड F, एक हाथ ट्रांसवर्सल पे दूसरा हाथ पैरेलल, D एंड F। नेक्स्ट हम लोग करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे करेंगे, F देखेंगे ना, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं तब लिख रहा हूं, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा। F देखो कहां बन रहा है, पहले तो ये उल्टा F, ये A एंड E, देखो एक आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर दूसरा हाथ पैरेलल, तो A इक्वल टू E। फिर यहाँ पे सेम टाइप का हाथ बनेगा, B इक्वल टू F, सेम ट्रांसवर्सल पे एक हाथ दूसरा हाथ पैरेलल, B इक्वल टू F। फिर नेक्स्ट कहाँ पे बनेगा, देखो ये देखो ये भी एक F है ना, C इक्वल टू G। नेक्स्ट ये वाला सीधा F, बेचारा सीधा इसलिए उसको लास्ट लिया ना हमने, D इक्वल टू H। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने लीनियर पेयर सिखाया था। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पे एक एक्स्ट्रा लाइन डाल के दो एंगल बना दो। मतलब देखो एक स्ट्रेट लाइन था, जब मैं ये बना रहा हूँ ना बाकी कुछ मत देखो, लाइन L देखो और उसके ऊपर खाली ये एक लाइन डाल दिया, तो एक ही लाइन पे आपने दो एंगल बना दिए A एंड B, तो A एंड B क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो A प्लस बी क्या आएगा, 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, LPA लिख रहा हूँ अभी शॉर्ट फॉर्म के लिए, A प्लस बी इज इक्वल टू 180। वैसे और कहाँ है लीनियर पेयर, CD भी तो लीनियर पेयर है ना, एक लाइन उसके ऊपर स्प्लिट, तो CD भी 180। और FE भी 180, वैसे ही GH भी 180 है ना, EF एंड GH भी 180। अब दिमाग लगाओ, ये भी तो एक ही लाइन पे है ना, देखो ये एक लाइन, सिर्फ इसको देखो, एक लाइन उसके ऊपर ये लाइन डाल के दो एंगल बना दिए, स्प्लिट कर दिया, तो A एंड D भी सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर में है, तो A एंड D भी ऐड करके 180 आएगा। वैसे ही यही लाइन पे देखो ये वाला लाइन बना है, यहाँ पे ये लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो लीनियर पेयर, ठीक है। लाइन लीनियर पेयर, नाम में ही लिखा है आंसर, लाइन के ऊपर होता है लीनियर पेयर। C और B ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180। जैसे हमने ये दोनों और ये दोनों किया, सेम आपको यहाँ पे ये दोनों भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E प्लस H 180 एंड F प्लस G भी 180। तो यहाँ पे मैंने E और H का भी देखो 180 लिख दिया, क्यों, क्योंकि देखो एक लाइन उसके ऊपर ये करके दो टुकड़े कर दिए, फिर यही लाइन पे देखो इधर ये लाइन डाल के भी इसके दो टुकड़े किए, ठीक है। तो F प्लस G भी आपको 180 आएगा।
ये हमने कर लिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कहीं पे भी वीओए मत लिखना, टीचर सीधा 0 देगी। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब एक्स बनता है, देखो एक्स है ना, तो एक्स में ऑपोजिट साइड जो एंगल होंगे, देखो ये वाला बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैं बोल सकता हूं बी इज इक्वल टू डी। यहां पे यही एक्स में ए और सी भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैं बोल सकता हूं ए इज इक्वल टू सी। एक्स इधर भी बन रहा है, तो एक्स में देखो ऑपोजिट साइड एफ एंड एच, तो एफ इज इक्वल टू एच। एंड यहाँ पे ई और जी भी ऑपोजिट है, तो ई इज इक्वल टू जी। बच्चों ये एक्स बनता होगा ना ऐसा, तो ही पॉसिबल है, ठीक है। अगर एक्स बन रहा है तो ऑपोजिट साइड के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एक अगर ट्रांसवर्सल और 2 पैरेलल लाइंस दिया, तो उसने कुछ भी नहीं बोला ना क्वेश्चन में, खाली इतना सा फिगर दे दिया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रू है जो भी हमने लिखी है ना। फ्री में आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो क्या करेगा, इसमें से कुछ वैल्यूज देगा, कुछ वैल्यूज नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो रिश्ता है, ये रिलेशंस जो आपको ऑलरेडी पता है, ये सब यूज करके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ना पूरा मैं एक पेज पे समराइज करके अच्छे से लिख के दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो बार बार यूज करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, ठीक है। वीडियो पॉज करके अच्छे से ये वाला पार्ट देख लो। मैंने ये फिगर अगर दिया है 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखो, उनका सम भी 180 डिग्री होता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, एक लाइन पे बनने वाले एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट शीट है ये शीट अगर आपके पास हो और आपको याद हो ना, तो आप पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा पता है, कंफ्यूज करने के लिए एक ट्रांसवर्सल की जगह पे दूसरा ट्रांसवर्सल ऐसा दे देगा, तो बच्चे देख के डर जाएंगे। लेकिन जब ये ट्रांसवर्सल देख रहे हो तो इसको नहीं देखने का, जब इसको देख रहे हो तो इसको नहीं देखने का। इग्नोर करना आपको आता है ना लाइफ में, तो आप पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का कोई भी सम कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको 3 थ्योरम क्या होते हैं वो बताया। थ्योरम मैंने नहीं कराया अब तक, थ्योरम प्रैक्टिस सेट खत्म होगा और मैं आपको करा दूंगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स का थ्योरम है आपको, वो प्रैक्टिस सेट होने के बाद करेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन फिगर 2.5 लाइन आरपी पैरेलल लाइन एमएस। एक तो ये इतने बड़े बड़े नाम दिए ना, नाम लिखते लिखते थक जाएंगे हम लोग, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया है तो। आरपी पैरेलल एमएस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। एंड लाइन डी के इज देयर ट्रांसवर्सल, ये डी के उनका ट्रांसवर्सल है। सेम जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई एग्जैक्टली वही वाले फिगर में दिया हुआ है। एंगल डी एच पी इक्वल टू 85 डिग्री, सिर्फ एक एंगल दिया है डी एच पी इक्वल टू 85 डिग्री, और आपको दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं पहले लिखे बिना आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सॉल्व करना बहुत सिंपल है, लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो ये 85 है, ठीक है, आपको उसने आर एच डी पूछा है, मतलब ये वाला। अब ये एक लाइन है, एक लाइन पे ये वाली लाइन डाल के 2 एंगल में स्प्लिट किया, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है। तो ये जो भी है, ये वाला एंगल सपोज जो भी है 85 और इसको ऐड करूंगा तो 180 आएगा ना, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो लेट्स से इसको आपने नाम दे दिया x, तो आप बोल सकते हो 85 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x क्या आ जाएगा, 180 माइनस 85। ये 85 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस है तो 180 माइनस 85 क्या होगा, 180 माइनस 85 होगा 95। ठीक है, ओरली कर सकते थे, लेकिन ठीक है कुछ बच्चों को ओरली समझेगा नहीं, तो x का वैल्यू क्या आ गया 95। तो x के जगह पे मैंने लिख दिया 95। ओके, तो ये काम हो गया, आर एच डी निकाल लिया हमने, ठीक है, आर एच डी। वो पूछ रहा है पी एच जी, पी एच जी मतलब ये वाला। अब देखो यहाँ पे x बन रहा है, x बन रहा है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर ये 95 तो ये भी 95। तो पी एच जी बिना कुछ किए 95 लिख सकते हो। क्या रीजन लिखोगे, क्यों ऐसा है, ये x बन रहा है और आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये पी एच जी भी टाइम पास में निकल गया। नेक्स्ट पूछा है एच जी एस, एच जी एस मतलब ये वाला। यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, आप देखेंगे तो यहाँ पे एफ बन रहा है ना, देखो ये रहा एफ, ये एक दूसरा, 2 हाथ उनके पैरेलल है और एक हाथ उनका कॉमन ट्रांसवर्सल पे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो अगर ये 85 है तो ये भी 85 आएगा, देखो ये 85 तो ये भी 85, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये मुझे 85 मिल गया, तो एच जी एस भी हो गया 85 डिग्री।
नेक्स्ट उसने पूछा एम जी के निकालो। एम जी के मतलब ये वाला एंगल, इधर देखो एक्स बन रहा है, एक्स में आमने सामने वाले एंगल इक्वल, अगर ये 85 तो ये क्या आएगा, ये भी आएगा 85। तो आपने एम जी के भी निकाल लिया। ओरली आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करना पड़ा ये वाला, बाकी सब रीजन लिख के पहले वर्टिकली ऑपोजिट फिर करस्पॉन्डिंग फिर वापस वर्टिकली ऑपोजिट करके आपको चारों वैल्यूज मिल गई। कुछ करना पड़ा क्या? नहीं। इसका सोल्यूशन देखेंगे ना लिखा हुआ तो आपको लगेगा अरे बाप रे क्या दे दिया है, क्योंकि हर एक चीज जो हमने बोली है ना वो लिखनी पड़ती है, आपको हर एक चीज का रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सब चीज का रीजन देना पड़ता है। और देखने जाएंगे तो हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन किया ये वाला, जैसे ये 95 मिला बाकी सब तो ओरली मिल गया है ना। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इसके ही होते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बन रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल कहाँ है, इंटीरियर एंगल कहाँ है, वर्टिकली ऑपोजिट कहाँ है, लीनियर पेयर कहाँ है, वो एक बार समझ गया तो आपका काम हो गया। चलो अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एंगल आर एच डी फाइंड करना है, ठीक है। तो डी एच पी इक्वल टू 85 डिग्री तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने लिख दिया गिवन। आर एच डी फाइंड करने के लिए मुझे डी एच पी और आर एच डी का रिश्ता ढूंढना है, क्योंकि इसका वैल्यू दिया है, ये वैल्यू यूज करके मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अब ये दोनों का रिश्ता क्या है, आर पी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एच डी खड़ी है ना लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन बना के उसके दो पार्ट्स बना दिए, तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं आर एच डी प्लस डी एच पी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों 180 डिग्री, बिकॉज ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, पूरी लाइन यूज कर रहे हैं वो लोग। तो ये आ गया। अभी डी एच पी का वैल्यू तो 85 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल आर एच डी प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore angle RHD is equal to 180 degree minus 85 degree. therefore angle RHD will be equal to 180 minus 85 कितना होगा, 95 डिग्रीज। तो हमको जो वैल्यू उसने पूछा था वो हमने निकाल दिया, हमको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे RHD निकालने के लिए। लेकिन ऐसे आपको और 3 एंगल कैलकुलेट करने हैं। ये वाला समझा क्या किया, मैंने जो आपको ओरली सॉल्व करवाया था तब इतने में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, अभी सिर्फ आर एच डी का लिखने के लिए इतना लगा है। लेकिन आपको पता है ना ईजी है, सॉल्व करना तो बहुत ईजी था, लिखने का प्रैक्टिस चाहिए, वो आ जाएगा प्रैक्टिस, 3-4 बार सॉल्व करोगे हर एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। देख लो एक बार आर एच डी कैसे निकाला है। अभी नेक्स्ट उसने पूछा है एंगल पी एच जी, ये वाला पार्ट पी एच जी। तो ये फिगर मैं फिर से बना रहा हूँ नीचे पी एच जी बनाने के लिए, आप लोगों को दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा पेज छोटा है इसलिए फिगर दिखेगा नहीं ना नीचे जाएंगे तो। पी एच जी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया 95 है, फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला, देखो आर एच डी इज इक्वल टू 95। तो ये अगर 95 है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 95 होगा, बिकॉज पी एच जी इक्वल टू आर एच डी। वाई आर दे इक्वल, एक्स बन रहा है देखो, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी, vertically opposite angles, ओके। तो आर एच डी तो 95 आया, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल पी एच जी इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको नंबर दे देते हैं 1, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 1, क्योंकि ये डी एच पी जगह पे 85 लिखा ना आपने, डी एच पी का वैल्यू आपने यहाँ से लिया 1 में। अब ये जो आर एच डी इक्वल टू 95 आया ना, इसको नंबर दे दो 2। तो यहाँ पे जब आर एच डी का वैल्यू लिखोगे क्या आएगा, पी एच जी इक्वल टू आर एच डी, आर एच डी की जगह पे आएगा 95। कहाँ से पता चला आर एच डी 95 है, फ्रॉम 2, ठीक है। तो पी एच जी का वैल्यू मिल गया। ये सब जो लिखना पड़ता है ना बच्चों, इसमें प्रॉब्लम आती है। सॉल्व करना सबको आता है, लेकिन ये रीजन लिखना पड़ता है हर एक स्टेप का। मतलब ये इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे हवा में नहीं लिख सकते कि इक्वल लिखा क्योंकि यार मूड हो रहा था आज, मूड से नहीं चलता। फिर आर एच टी की जगह पे 95 कैसे लिखा, ऐसे नहीं बोल सकते अरे ऊपर दिख रहा है ना देख ले, नहीं, कहाँ दिख रहा है, उसको नंबर दिया है 2 तो लिखा फ्रॉम 2।
आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो भी आप लिख रहे हो कहाँ से आ रहा है। नहीं तो कॉपी किया होगा आगे वाले से, तो ऐसे मत लिख देना कॉपीड फ्रॉम समवन एल्स, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये ऐसे लिखना पड़ेगा कहाँ से आया। तो ये हमारा सेकंड वाला भी हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड वाला पूछा है HGS। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे HGS पूछा है, तो फिगर मैंने फिर से बना दिया। HGS कैसे निकालेंगे? HGS मतलब ये वाला एंगल, यहाँ देखो F बन रहा है। ये F कैसे बन रहा है? ये वाले ट्रांसवर्सल से और ये दो पैरेलल लाइन से। तो पहले हमको रीज़न लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल आएगा। तो ये 85, तो ये भी 85। कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखना पड़ेगा, योर लाइन RP पैरेलल टू लाइन MS, RP पैरेलल टू लाइन MS एंड लाइन DK इज दैट ट्रांसवर्सल। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ देखो, लाइन RP पैरेलल टू लाइन MS एंड लाइन DK इज दैट ट्रांसवर्सल। सेम चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी है। अब ये है, ठीक है, ये लिखा तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल DHP एंड एंगल HGS आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो यहाँ पे है ना, F बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ HGS इक्वल टू DHP। ठीक है, DHP मतलब ये देखो DHP, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और DHP का वैल्यू तो हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया है। कौन से नंबर में लिखा है हमने? देखो यहाँ पे DHP इक्वल टू 85 डिग्री 1, तो ये DHP की जगह पे मैं 85 डिग्री लिख सकता हूँ ना। तो क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। कहाँ से आया 85 डिग्रीज? फ्रॉम 1 में लिया था ना हमने वैल्यू। एक बार देखो अच्छे से, ये मैं फ्रॉम 1 क्यों लिखता हूँ? बिकॉज 1 में हमने वैल्यू लिखा हुआ है DHP इक्वल टू 85 डिग्री। काफ़ी लोग ये नहीं लिखेंगे और चलेगा भी, लेकिन अभी से आदत डालो ताकि 10th स्टैंडर्ड में आपका मार्क्स कट होने का कोई चांस ही ना हो। तो हमने 3 एंगल निकाल लिए, ठीक है, RHD PHG HGS। अभी निकालना है MGK देखो इधर है, HGS आ गया तो MGK आ जाएगा। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज़ करके आ जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ HGS इक्वल टू MGK वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर MGK इज इक्वल टू HGS कितना है? 85 डिग्रीज। तो आ जाएगा ये। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख दिया मैंने, एंगल MGK इक्वल टू एंगल HGS। क्यों? बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। X बन रहा है ना, देखो यहाँ पे X बन रहा है, MGK इज इक्वल टू HGS, यही लिखा है मैंने, MGK इक्वल टू HGS। लेकिन HGS का वैल्यू क्या है? 85 डिग्री। देखो हमने अभी फाइंड किया, इसको 3 नंबर दे दिया, तो HGS के जगह पे 85 लिख सकता हूँ क्या? उसका वैल्यू तो 85 ही है ना। तो यहाँ पे लिख दिया 85 डिग्रीज। कहाँ से आया 85? फ्रॉम 3, ये 3 नंबर जो मैंने इसको दिया है, तो MGK का वैल्यू भी आ गया। यही फाइंड करने बोला था ना उसने, तो हमको 4 वैल्यू पूछा था उसने, हमने चारों वैल्यू उसको निकाल के दे दिया। ये ऐसे आया था, देखो, फर्स्ट RHD निकाला, फिर PHG निकाला, फिर HGS निकाला, फिर MGK निकाला, ऐसे करके हमने चारों निकाल दिया। वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया जो मैंने आपको एक पेज पे लिख के दिया था और बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेज आपको याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखो 2 पैरेलल लाइन था और एक ट्रांसवर्सल था, तो हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, इंटीरियर एंगल्स होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, लीनियर पेयर होगा, है ना। एक वैल्यू दिया था 85, इसको यूज़ करके हम सब निकाल सकते हैं, सारे एंगल्स। डन है? चलो वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। अच्छा, अगर किसी को डाउट है कि अगर ये 85 है तो ये 85 यूज़ करके डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये सिंगल लाइन है और यहाँ पे ये लाइन इसको काट रहा है, तो लीनियर पेयर है। तो 85 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 यूज़ करके आप ये एंगल निकाल सकते हैं। यस, आप निकाल सकते हैं, कैसे भी निकालो, लेकिन वैल्यूज आपकी यही आने वाली है, वैल्यूज चेंज नहीं होगी। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 2.6, ये फिगर 2.6 है, लाइन P पैरेलल लाइन Q। चलो लाइन पे आया बंदा, अच्छे से नाम यूज़ किया P Q, नहीं तो बहुत डेंजरस नाम यूज़ किए थे ना। P और Q एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, दिया हुआ है। एंड लाइन L एंड M आर ट्रांसवर्सल्स, ये L एंड M ट्रांसवर्सल्स है।
कोई बच्चा बोलेगा अरे ट्रांसवर्सल 2 कैसे हो गए? बोला था क्या कभी ज़िंदगी में कि एक ही ट्रांसवर्सल होगा? 2 क्या 10 ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, जो इनको काटेगा वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। 50 भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। उसको 2 बनाने का टाइम मिला तो उसने 2 बना दिए, ठीक है? ऐसे मत सोचो क्यों। और ये एल और एम पैरेलल नहीं है, देखो ना ये आगे जाके मिल जाएंगे ना, पेज के बाहर आगे जाके या कहीं पे तो आगे इधर मिलेंगे, ठीक है? लेकिन पी और क्यू पैरेलल है, इनको आप कितना भी लंबा ले जाओ ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एकदम दुश्मन है ये लोग। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन, देखो यहाँ पे एक 110 दिया हुआ है और एक 115 दिया हुआ है। हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ ए बी सी डी, आपको ए बी सी और डी फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही पहले मैं ओरली कराऊंगा आपको, ठीक है? चलो ओरली करते हैं। पहले ये 110 दिया है तो इसके बाजू वाला ए इजीली निकल सकता है, कैसे निकालेंगे? देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये वाली लाइन काट रही है इसको 2 पार्ट्स में। अगर 2 पार्ट्स में काट रही है मतलब ये दोनों पार्ट्स सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर हो जाएंगे ना। ये एक लाइन पे ये लाइन इसको काट रही है तो ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो अगर 110 और ए को ऐड करो तो 180 मिलना चाहिए। तो 180 में क्या बचेगा, 110 में क्या ऐड करेंगे तो 180 आएगा, 70 ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये 70 आ गया, ठीक है? ये सिर्फ ए आया है आपको 70। अब ए आपको मिल गया, ए यूज़ करके आपको बाकी सब फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये एक लाइन है, यहाँ पे देखो एफ बन रहा है ना, अच्छे से देखो एफ में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। हमेशा ये चेक करने का, देखो ये ऐसे बनाया एफ, इसमें ये ट्रांसवर्सल है और ये वाली 2 लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन से रूल से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर ये 70 तो ये वाला पार्ट भी 70, तो इधर मैंने लिख दिया 70। अगर ये 70 तो बी कितना आएगा? यहाँ पे देखो एक्स बन रहा है, एक्स मतलब आमने सामने इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर ये 70 तो बी भी 70। अब यहाँ पे देख लो ये 115 है, ठीक है? और ये डी है, ये दोनों देखो सिंगल लाइन के ऊपर है और एक लाइन उनको काट रही है। तो ये कौन से पेयर में हुए? लीनियर पेयर। मतलब 115 और डी को आप ऐड करोगे तो 180 आएगा। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे आएगा ना आपको, 115 प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्रीज। कितना आता है देखो, 65 आएगा ना। तो ये आपको मिल गया 65। ओके, अब ये 65 आ गया। आगे देखो, यहाँ पे देखो ये एफ बन रहा है, दिख रहा है? अच्छे से देखो, दिखेगा आपको एफ, ये एफ है ना। ये एफ में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है ना एम, देखो यहाँ पे लिखा है एम ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 115 तो ये कितना आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना एफ के अंदर, तो ये 115 तो सी भी 115 आएगा। तो सी भी 115 आ गया। ए बी सी डी चारों फाइंड कर लिया। ए आया 70, बी आया 70, सी आया 115 एंड डी आया 65। ओरली कर लिया सॉल्व, सिर्फ एक कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन जब लिखेंगे तब सब लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, इसको डराना है तो ये क्या करेगा, 3-4 ट्रांसवर्सल दे देगा, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो चेक करेंगे जहाँ पैरेलल लाइन है वही चेक करेंगे। अब देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये भी तो एफ बन रहा है, ये एफ बनेगा, ठीक है? अगर एफ बनेगा तो आप बोलेंगे ये और ये इक्वल, लेकिन इसमें देखो एक हाथ इनका ट्रांसवर्सल है अगर आप ऐसा लेते हो, लेकिन ये और ये लाइन पैरेलल थोड़ी ना, एल और एम एक दूसरे को पैरेलल थोड़ी ना, तो ये एफ नहीं बन रहा, ठीक है? पैरेलल लाइन वाला एफ नहीं बन रहा। ये भी वैसे ही देखो एफ नहीं बनेगा। क्यों एफ नहीं बनेगा? बिकॉज ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ऐसा लेंगे, देखो ऐसे वाला, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे इक्वल। क्यों? बिकॉज देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। एफ के जो हाथ होते हैं ना वो पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होंगे तो ही आप इक्वल ले सकते हो। ओके, कंफ्यूजन खत्म। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये पूरा समझ में आया मैंने क्या किया है? ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ऐसे लिखेंगे 110 प्लस ये जो ए है, इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180। क्यों? बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पे, देखो ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे इनको काट रहा है ये, तो ये दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, ठीक है? तो ये 180 आ गया। अच्छा, ये जो आंसर्स निकाले वो इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू चाहिए तो ए को यहाँ पे रखा, ये 110 को वहाँ पे फेंक दिया। 110 यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाके क्या बनेगा, माइनस। 180 माइनस 110 आपको आएगा 70। तो ए का वैल्यू आपका आ गया 70।
अब आपको बी निकालना है। बी निकालने के लिए आप देखेंगे बी और ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो अगर आपने ये एंगल निकाल लिया तो बी तो इक्वल हो जाएगा उसके, इजीली मिल जाएगा। तो ये एंगल आपको नहीं पता है, इसको आप ले लो ई, ठीक है। अभी ई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इजी तरीका कौन सा है कि आपको ए पता है, ए है 70, तो यहाँ देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या बन रहा है, ये एफ बन रहा है। तो एफ के अंदर के दोनों एंगल, क्या मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू ई या ई इज इक्वल टू ए, दोनों इक्वल आएंगे। क्यों, कौन से टाइप का एंगल, एफ एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ए 70 है तो ई कितना होगा, ई भी 70 होगा। ये एक मेथड है फाइंड करने का। दूसरा मेथड, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे देखो सी बन रहा है ना सी। तो अगर सी बन रहा है तो 110 प्लस ई कितना होगा, सी मतलब इंटीरियर एंगल, तो 110 प्लस ई आपको मिलेगा 180 डिग्रीज। सप्लीमेंट्री होते हैं ना इंटीरियर एंगल्स, तो उसमें से भी अगर आप ई का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 70 मिलेगा। आप कोई भी मेथड यूज़ करो, इंटीरियर एंगल वाला करो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ए इक्वल टू ई करो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मुझे ए इक्वल टू ई या ई इक्वल टू ए वाला ईजी लग रहा है, क्योंकि उसमें मुझे प्लस माइनस कुछ नहीं करना पड़ रहा। सीधा ई इज इक्वल टू ए, मतलब ई का वैल्यू आ गया 70, बिकॉज ए का वैल्यू 70 है, तो मैं वो कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, पहले तो एक्सप्लेन करो कि ई लेंगे, तो मैंने लिख दिया कंसिडर ई एज शोन इन द फिगर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको लेना है तो आपको बताना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस कौन है, ट्रांसवर्सल कौन है। तो इसमें देखो ये और ये पैरेलल लाइंस है, पी और क्यू है ना, एंड ये क्या है, ये है अपना एल, क्या है वो, ट्रांसवर्सल। तो मैं लिखूंगा यर पी पैरेलल क्यू एंड लाइन एल इज देयर ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल ले, इंटीरियर एंगल ले या ऑल्टरनेट एंगल ले, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन से लाइंस पैरेलल है और उनका ट्रांसवर्सल कौन है। यहाँ पे गलती से आपने लिख दिया एम इज द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एम का कोई लेना देना ही नहीं है। ये वाला एफ जो बन रहा है वो एल, पी और क्यू के साथ बन रहा है, इसमें एम का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लिखना ज़रूरी है ताकि टीचर को समझ में आए कि भाई कॉपी कर रहा है कि इसको समझ में आया है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड हम लोग जब ये वाला एफ बना रहे थे तो कौन सा ट्रांसवर्सल यूज हो रहा है, एल, तो लाइन एल इज देयर ट्रांसवर्सल। दोनों मत लिख देना, लाइन एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल्स, ऐसे यूज किया। पी एंड क्यू आर पैरेलल एंड ये वाला लाइन कौन सा है, एल, एल इज देयर ट्रांसवर्सल। तो मैं बोल सकता हूँ ई इज इक्वल टू ए। कहाँ से आया इक्वल टू ए, रीजन लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये वाले को नंबर 1 दे दिया, क्यों, बिकॉज मुझे यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखना है, 70 ए का वैल्यू है ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। रीज़न क्या लिखेंगे, आपने ये लाइन में और ये लाइन में अलग क्या किया, ए के जगह पे 70 लिखा ना, टीचर सोची कि अरे कहाँ से लिखा 70, तो टीचर को बताने का भाई इधर देखो मैंने इसको नंबर 1 दिया है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ए 70 है, तो यहाँ पे मैंने वो यूज़ कर लिया फ्रॉम 1। ओके, तो आपको ई का वैल्यू मिल गया, लेकिन उसने ई पूछा नहीं था, तो चलो ई को बॉक्स नहीं बनाते, ई तो हमने लिया ना, कंसिडर ई। क्यों ई लिया, बिकॉज मुझे बी फाइंड करना था, ठीक है। तो ई को बॉक्स नहीं करते हैं अपन, ई यूज करके बी फाइंड करते हैं पहले। तो मुझे ई मिल गया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बट बी इज इक्वल टू ई। वाई इज बी इक्वल टू ई, बिकॉज देखो ये एक्स बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो बी एंड ई आर इक्वल बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू 70 है तो ई के जगह पे 70 लिख दिया, लेकिन ये ई के जगह पे 70 लिखा हो कहाँ से पता चला, ये वाले नंबर से ना, तो इसको 2 नंबर दिया था, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 2। जहाँ से भी वैल्यू लिया ना उस इक्वेशन का नंबर लिख देने का, ठीक है। भले हर जगह रीज़न दिख रहा हो चलेगा, ये नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन हम हर जगह लिखेंगे ताकि हमारा 10th का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमको बी इक्वल टू 70 आ गया, ओके, हो गया। 2 सॉल्व कर लिया हम लोगों ने अब तक, ए और बी। देख लो एक बार, पहले ए निकाला 70, अब बी निकाला 70। अब आपको सी चाहिए ना, सी कैसे निकालेंगे, सी के लिए देखो ये वाला एंगल है,
तो ये एक लाइन बन रहा है, ये एक लाइन बन रहा है और ये एक लाइन बन रहा है। क्या है ये? एफ बन रहा है ना, देखो एफ में ये और ये पैरेलल है, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सी और ये 115 दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन लिखना पड़ेगा लाइन पी पैरेलल क्यू एंड लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल, देयरफॉर सी इक्वल टू 115 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, लिखना सब पड़ेगा। चलो कैसे लिखेंगे ये? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, लाइन पी पैरेलल क्यू एंड लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पे एफ बन रहा है इसी में, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सी इक्वल टू 115। कहाँ से आया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारा सी भी निकल गया। अब मुझे बताओ डी कैसे निकालोगे? डी के लिए देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके दो पार्ट्स बन रहे हैं, ये और ये। मतलब क्या हो गया, ये लाइन के ऊपर ये दो साथ में बन रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 115 और डी का लीनियर पेयर है। लेकिन ये फाइंड करते वक्त मिस्टेक्स क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे उल्टा एफ बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो करस्पॉन्डिंग हो गए। करस्पॉन्डिंग हुए लेकिन इक्वल नहीं हुए। इक्वल क्यों नहीं हुए? बिकॉज ये एफ की दो लाइंस है ना, ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो क्या फ़ायदा? हमको इक्वल चाहिए, ठीक है, इक्वल चाहिए तो ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, जो यहाँ पे है नहीं। तो ये वाला यूज़ नहीं कर सकते आप। आपको तो डी का वैल्यू चाहिए ना, इक्वल होता तो बी का वैल्यू 70 आया तो आप बोल सकते कि डी का भी 70 आएगा, लेकिन पैरेलल ही नहीं है दोनों लाइन। मैंने आपको बताया ना, एफ के जो दो हाथ बनते हैं ना, ये दोनों हाथ एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, और ये जो बन रहा है ना ये ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तो ही वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बी और डी को करस्पॉन्डिंग ले लिया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों का लीनियर पेयर लेंगे, 115 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा देखो, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 115 डिग्रीज प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो आपको डी का वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 115 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 180 माइनस 115। 180 माइनस 115 कितना आएगा, 65 डिग्रीज। तो आपको डी का वैल्यू भी मिल गया। ओके, तो हम लोगों ने चारों वैल्यू निकाल दिया, ए बी सी एंड डी। देख लो एक बार अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया, ओरली बहुत ही इजीली सब आंसर आ रहे थे। फिर मैंने लिख लिख के एक एक लाइन रीज़न एक्सप्लेन किया, क्या रॉन्ग है, क्या नहीं कर सकते, कहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा लेकिन है नहीं, है ना। एक बार ये अच्छे से देख लो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। डन। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कराया, बट उसके पहले मैंने आपको थियोरम्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की, तो वो आप प्रॉपर्टीज़ एक बार अच्छे से देख ले। मैंने अब तक थियोरम नहीं सिखाए हैं, थियोरम में प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म होने के बाद सिखाऊंगा। तो 2 क्वेश्चंस कर लिए अभी, इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले ये 2 आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। ये दोनों में जो मैंने सोल्यूशन दिया है, क्या वो एक ही सोल्यूशन है? नहीं, ये क्वेश्चंस के बहुत सारे सोल्यूशन है। आपने सपोज करस्पॉन्डिंग एंगल लिया है, किसी और ने इंटीरियर एंगल लेके सॉल्व किया या ऑल्टरनेट एंगल लेके सॉल्व किया, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। आंसर में कहीं पे चेंज नहीं आएगा। फाइनल आंसर जो होगा ना, एंगल का वैल्यू, वो सेम आएगा। तो डायरेक्टली किसी से सोल्यूशन कंपेयर करके ऐसे मत सोचना कि उसका गलत है या तुम्हारा गलत है। बहुत सारे रास्ते हैं एक ही जगह पहुंचने के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये सब अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं करेंगे, हम इसके पीछे की थ्योरी, थियोरम सब कुछ सीखेंगे, फिर ही हम प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। लेक्चर शायद थोड़े लंबे होंगे, बिकॉज लॉकडाउन के कारण मैंने अज्यूम किया कि 8th स्टैंडर्ड के आपके जो बेसिक्स हैं वो शायद अच्छे से क्लियर ना हो गए हो, तो मैं 9th में आपको अच्छे से सारे बेसिक्स क्लियर करवा के आपको नया चैप्टर करवा रहा हूँ। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपकी कोई सजेशंस है, या आपने कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया और आपको आया, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
Thank you so much for watching this video.